चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक है ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या है, कैसे ब्रीदिंग होगी, है ना। हमने अभी तक पढ़ लिया कि ब्रीदिंग के लिए कौन से ऑर्गन्स हो सकते हैं, किस ऑर्गेनिज्म में कौन से ऑर्गन्स होंगे, बार बार बोल रही हूँ, वहां से क्वेश्चन जरूर आ सकता है। अभी तक जो हमने ऊपर पढ़ा ना उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही था नीट के पर्सपेक्टिव से, राइट। सो नेक्स्ट है ब्रीदिंग का मैकेनिज्म। दो आगे इंपॉर्टेंट है, जो अभी तक पढ़ा वो उसमें इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलो इधर देख लो, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में दो चीजें हैं, एक है आपका इंस्पायरेशन और दूसरा रहता है एक्सपायरेशन, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, राइट। ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन इज नॉन एज इंस्पायरेशन। एल्वियोलर एयर, एल्वियोलाई में जो एयर है उसको बाहर निकालना इज नॉन एज एक्सपायरेशन, क्लियर। The movement of air into and out of the lungs is carried out by creating a pressure gradient। समझो ध्यान से, तुम्हारी नाक को कैसे पता कि ऑक्सीजन ही अंदर जानी चाहिए, बताओ। जा सकती हैं। अब मैं तुम्हें एक ऐसे रूम में बंद कर दूं जहां पे नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन भरी पड़ी है, क्या वो अंदर नहीं जाएगी? जाएगी। उस जिस भी गैस का बाहर कॉन्सेंट्रेशन आप ज्यादा कर दोगे एज कंपेयर टू बॉडी, वो बाहर से अंदर जाएगी जाएगी, बट वो थोड़ी बहुत बॉडी के अंदर होनी चाहिए। समझ आ रही बात? डिफ्यूजन हमेशा हाई टू लो हो सकता है, हाई टू नो गैस नहीं हो सकता, नो गैस नहीं हो सकता। तो वो गैस थोड़ी बहुत प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, तभी वो बाहर से अंदर जा सकती है। अच्छा मुझे बताओ, दो गैसेस के पर्सपेक्टिव से हम सोचें, एक हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हमारा ऑक्सीजन। बॉडी के अंदर यूज कौन हो रहा है? बॉडी के अंदर बन कौन रहा है? बॉडी के अंदर ज्यादा कौन होगा? जो बन रहा है, जिसकी हम फैक्ट्री है, और जो यूज हो रहा है वो हमेशा कम रहेगा एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन आउटसाइड, है ना। तो ऑक्सीजन बॉडी में यूज हो रही है, डायरेक्टली यूज हो रही है, बाहर है, प्लांट्स उसको रिलीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं, तभी तो कहते हैं पौधे लगाओ पौधे लगाओ। तो ऑक्सीजन बाहर से अंदर जाएगी ड्यू टू दिस प्रेशर ग्रेडियंट। दो चीजें पढ़ोगे तुम यहाँ पे, एक पढ़ोगे प्रेशर ग्रेडियंट, बिल्कुल पूछ, दो बात पूछ, जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तभी तो कहते हैं ना, देखो समझो मेरी बात, हमें पेड़ लगाने को क्यों बोला जाता है? अदरवाइज CO2 ज्यादा होगी, ह्यूमन ज्यादा हो गए, है ना, तो CO2 ज्यादा हो गए, तो CO2 अंदर जाएगी। अब इतना जो टेम्परेचर बाहर है 48 डिग्री सेल्सियस, मजाक की बात थोड़ी है, आज तक देखा क्या तुमने? तो इतना जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रहा है। और एक टाइम आया कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से ज्यादा बाहर हो गई, है ना, तो क्या होगा? अंदर जाएगी, सफोकेशन, दैट लीड्स टू सफोकेशन। तुमने बहुत बार सुना भी होगा कि किसी घर में या किसी शॉप पे कहीं भी आग लगी, वो जलने की वजह से बंदा नहीं मरा, सफोकेशन से मर गया। ऐसा क्यों हुआ? बर्निंग प्रोसेस विल लीड टू CO2 प्रोडक्शन and that CO2 will be consumed by us only, और वो सफोकेशन से मर गया। समझ आ रही है बात? तो CO2 अंदर जा सकती है, ऐसा नहीं है, क्लियर। इट विल डिपेंड अपॉन द प्रेशर ग्रेडियंट, या पार्शियल प्रेशर किसका ज्यादा है। तो मैं तुम्हें बोल रही थी दो चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे, दो चीजें समझने वाली है यहाँ पे। एक पढ़ोगे प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट कब बनता है? जब एक जगह एक गैस ज्यादा होती है और दूसरी जगह वही गैस कम होती है, तो प्रेशर ग्रेडियंट बनता है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं इस रूम के बाहर और इस रूम के अंदर सेम लेवल पे एक गैस है, तो क्या प्रेशर ग्रेडियंट बना है? नहीं बना। कब बनेगा? जब एक गैस एक जगह ज्यादा होगी और एक जगह गैस कम होगी, क्लियर। दैट इज द प्रेशर ग्रेडियंट। ये बात समझ आई कि नहीं आई? दूसरा हम पढ़ेंगे पार्शियल प्रेशर। क्या पढ़ेंगे? अब पार्शियल प्रेशर तुमने पढ़ा है पहले भाई? पार्शियल प्रेशर क्या होता है? पार्शियल प्रेशर, अब तो तुम बड़े बच्चे बन गए हो, 12th में आ गए हो, है ना। व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? एग्जैक्टली, इट इज द प्रेशर दैट इज exerted by the single gas in a mixture of gas. फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इट मीन्स ऑक्सीजन एक मिक्सचर ऑफ गैस में दूसरी गैसेस पे कितना प्रेशर लगा रही है, दैट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन. यस ऑफ कोर्स, एक मिक्सचर ऑफ गैस है, इसमें बहुत सारी गैसेस हैं. ऑक्सीजन दूसरी गैसेस पे कितना प्रेशर अप्लाई कर रही है, दैट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. क्लियर? कोई कंफ्यूजन? चलो
अब देखो बेटा, प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। इंस्पायरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स। देखो प्रेशर लंग्स के अंदर, हमने एक वर्ड यूज किया है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। क्या यूज किया है? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर? क्या बोल रहे हैं दोबारा से समझ लो। इनहेलेशन कब होगा? कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो हमने पढ़नी है, अदरवाइज चैप्टर बहुत इजी है ये। इनहेलेशन यानी कि इंस्पायरेशन कब होगी? इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, यानी कि लंग्स के अंदर प्रेशर यानी कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। क्लियर? तो अंदर प्रेशर कम, बाहर ज्यादा, तो इनहेलेशन। अंदर का प्रेशर बढ़ा तो एक्सलेशन। क्या हो जाएगा? एक्सलेशन। सो देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स। प्रेशर लंग्स में कम है तो हमने क्या बोल दिया? नेगेटिव प्रेशर बोल दिया विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसके रिस्पेक्ट में? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर। अंदर ज्यादा प्रेशर हो गया तो बाहर जाएगी गैस। देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द डायफ्राम एंड अ स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स। अब देखो डायफ्राम एक मसल है, उसके साथ स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स है जिसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स। तो वैसे रिब्स बनाई थी ना लंग्स के आसपास, इनके बीच में क्या होती है? मसल्स, जो इन रिब्स को जोड़ के रखती हैं। ठीक है, तो इन मसल्स को हम क्या बोल देते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स। क्या बोलेंगे? ये दो तरह की होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ। अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो हमने क्या बोला? एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स। रिब्स के बीच में जो मसल्स हैं उनको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। ये दो होती है, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। क्लियर? तो मसल्स कौन कौन सी यहाँ पे काम कर रही है? एक तो डायफ्राम, दूसरा इंटरकोस्टल मसल्स दैट कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। क्लियर? इसके अलावा जो मसल्स काम करती हैं दैट इज द एब्डोमिनल मसल। क्या बोलेंगे? ब्रीद इन और ब्रीद आउट करके देखो और अपने यहाँ पे हाथ लगा के देखो, ये भी हिलती है, ये भी काम करती है ना। तो वही जो आपके एब्डोमेन की मसल्स है वो भी कहीं ना कहीं काम करती है, बट बेसिक काम किन किन का है? एक तो आपका डायफ्राम और एक आपका इंटरकोस्टल मसल। उसके अलावा कौन काम कर सकता है? एब्डोमिनल मसल। क्या बोलेंगे? एब्डोमिनल मसल। हैज बीन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट्स। इन्होंने ये ग्रेडियंट बना के रखा, प्रेशर ग्रेडियंट जिसकी बात कर रहे हैं। इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। समझो इनहेलेशन कब होगा? ये डॉम शेप था ना डायफ्राम, ये कॉन्ट्रैक्ट होकर सीधा हो जाए। सीधा होने से आपकी जो थोरेसिक कैविटी है यानी कि पल्मोनरी कैविटी है वो बढ़ेगी ना। अब पल्मोनरी कैविटी बढ़ी यानी कि वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम हो जाता है। वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पढ़ते हो तुम है ना। अब देखो समझो, वॉल्यूम बढ़ा प्रेशर कम, और जब इंटरपल्मोनरी प्रेशर कम हो जाए तो क्या करोगे? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन क्या करते हैं? इनहेलेशन। समझ आ रही है बात क्या हुआ है? बड़ा इजी सा प्रोसेस है यार, समझ आ गया तो बहुत इजी है, नहीं समझ आया तो कुछ नहीं हो सकता। समझो ध्यान से, डायफ्राम इस शेप में था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ इसमें आ गया, यानी कि ऊपर का एरिया यानी कि वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम, और अंदर प्रेशर कम तो इनहेलेशन। बड़ा इजी है। इसका अपोजिट हो जाएगा, ऊपर जाएगा नॉर्मल शेप में आएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर ज्यादा तो एक्सहेलेशन। इजी और नॉट? डन। पूरा मैकेनिज्म यही है, कुछ नहीं है इसमें। क्लियर? चलिए, सो बेटा इंस्पायरेशन को हम पढ़ रहे थे, ये डिलीट कर लेते हैं यहां से। देखो समझो, इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम व्हिच इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर इन द एंट्रोपोस्टीरियर एक्सिस। अभी एंट्रोपोस्टीरियर एक्सिस क्या है? आगे पीछे वाला जो एक्सिस है उसके अराउंड। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल, अब कॉन्ट्रैक्शन किसका हुआ है इसके साथ? इंटरकोस्टल मसल्स का भी। कौन से वाली? एक्सटर्नल वाली, बाहर वाली। वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो रिब को ऊपर उठाएंगे, वॉल्यूम फिर से बढ़ रहा है, वॉल्यूम फिर से बढ़ रहा है। एक तो डायफ्राम ऐसे तो ऐसे हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया। अब नीचे हमारी और ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? फिर बढ़ेगा। कॉन्ट्रैक्शन लिफ्ट कर रही है रिब्स को। क्या कर रही है? रिब्स को। रिब्स लिफ्ट हुई तो वॉल्यूम बढ़ गया। क्या बढ़ गया? वॉल्यूम बढ़ गया। और वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम, और प्रेशर कम तो इनहेलेशन। सेम बात, ठीक है। तो दोनों फेवर कर रही है इनहेलेशन को। किसको फेवर कर रही है? कौन कौन फेवर कर रहा है? डायफ्राम एंड द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। डायफ्राम एंड द
एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, राइट। सो नेक्स्ट, अब रिब्स उठा तो स्टर्नम उठेगी कि नहीं उठेगी? रिब्स उठेगा तो स्टर्नम जो ब्रेस्ट बोन है वो भी उठेगी ऊपर की तरफ। अरे रे, सो भाई उससे क्या हुआ? रिब्स के उठने से स्टर्नम कोजिंग एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम। फिर से क्या हो रहा है? स्टर्नम भी इंक्रीज कर रही है वॉल्यूम थोरेसिक चेंबर का इन द डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। डोर्सो वेंट्रल एक्सिस वो एंट्रो पोस्टीरियर था, वो एंट्रो पोस्टीरियर था, ये डोर्सो वेंट्रल है। तो इधर का भी और ऐसे भी, दोनों तरफ से ऐसे ये हमारा वॉल्यूम बढ़ गया। क्या हो गया? बढ़ गया। डायफ्राम ने ऐसे बढ़ाया, रिब्स ने ऐसे बढ़ा दिया और पीछे की तरफ भी बढ़ गया, पूरा ही वॉल्यूम बढ़ गया आपका चारों तरफ से, है ना। वर्टिब्रल कॉलम एंड देन वर्टिब्रल कॉलम तो मूव कर नहीं रही है, यहाँ पे रिब्स ऊपर उठ रही है, स्टर्नम ऊपर उठ रही है, इंटरकोस्टल मसल्स ऊपर उठ रही है, डायफ्राम नीचे जा रहा है। तो पर्टिकुलरली ये वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। क्या बढ़ा रहे हैं? वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर कम, प्रेशर कम तो इनहेलेशन। So the overall increase in the thoracic volume causes a similar increase in the pulmonary volume. Pulmonary volume भी बढ़ेगा. An increase in pulmonary volume decreases the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure, जिससे फोर्स होगी एयर बाहर से अंदर की साइड यानी कि लंग्स में, that is the inspiration. Done or not done? अब देखो डायफ्राम नीचे, वॉल्यूम बढ़ रहा है, रिब स्टर्नम ऊपर, वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ा थोरेसिक का तो पल्मोनरी भी बढ़ेगा, पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम, प्रेशर कम तो एयर जो है बाहर से अंदर चले गए। डन, इजी है बहुत, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अब रिलैक्स करेगा। क्या करेगा? रिलैक्स करेगा। रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल्स, वो भी रिटर्न करेंगे अपनी वापस पोजीशन पे। स्टर्नम भी अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा, जिससे रिड्यूस होगा थोरेसिक वॉल्यूम, जिससे पल्मोनरी वॉल्यूम भी रिड्यूस हुआ। वॉल्यूम रिड्यूस हुआ तो प्रेशर ज्यादा। दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन द इंटरनल पल्मोनरी प्रेशर टू स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से आपका पल्मोनरी प्रेशर बढ़ चुका है, तो क्या करेंगे? एक्सहेलेशन। क्या करेंगे? एक्सहेलेशन, causing the expulsion of the air from the lungs, यानी कि expiration. We have the ability to increase the strength of the inspiration expiration with the help of additional muscles in the abdomen. बाबा रामदेव बन जाओ, बोलते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, तो एब्डोमेन की मसल से, मैंने बोला था एब्डोमेन की मसल्स भी इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसे योगा करने से हम क्या करते हैं? अपनी मसल्स को बढ़ा रहे होते हैं। मसल्स बढ़ी, कैपेसिटी बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इनहेलेशन एक्सहेलेशन बढ़ेगा। इनहेलेशन बढ़ रहा है तो ऑक्सीजन ज्यादा अंदर जा रही है, यू विल फील एक्टिव। CO2 खराब गैस से बाहर जा रही है, यू विल फील एक्टिव। क्लियर? दोनों ही केस में। तो ब्रीथ ज्यादा बार करते हैं ना जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो, क्लियर? तो उससे आप अपनी स्ट्रेंथ को, एब्डोमेन की मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो। तो ये भी एक मसल है जो कि आपकी स्ट्रेंथ को यहाँ पे बढ़ा रही है। ऑन एन एवरेज एक हेल्दी ह्यूमन जो है वो ब्रीथ करता है 12 से 16 बार। कितने बार? 1 मिनट में 12 से 16, ठीक है। The volume of air involved in breathing movement can be estimated by using a spirometer. किसकी हेल्प से? स्पायरोमीटर की हेल्प से, which helps in clinical assessment of pulmonary function. कितना इनहेल कर सकते हो, कितना एक्सहेल करते हो। इस तरह से एक ट्यूब होती है that will be in your mouth, और आपको इनहेलेशन या फिर एक्सहेलेशन के लिए बोला जाएगा। इनहेल जितना किया उसमें रीडिंग आ जाएगी, एक्सहेल जितना किया उसमें रीडिंग आ जाएगी। तो इससे आपकी कैपेसिटीज का पता लगता है, कैपेसिटीज का पता लगता है। क्लियर नॉट क्लियर? तो ये था तुम्हारा अभी तक का टॉपिक, इसमें मैकेनिज्म हो गया, कल डन, ये खत्म हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। इसको इतना पढ़ो बैठ के अभी। हाँ, आप CBSE क्लास